बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज़। ज़हरा ज़ैदी और साथियों का सलाम पहुँचे रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में। श्रोताओं, आज आप कुरान मजीद के सूरह फतह की 28वीं और 29वीं की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं अब्दुल अजीज हिसान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व-दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला-द्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फضलन मिनल्लाहि व रिضवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। वही वो ईश्वर है जिसने अपने पैगंबर को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा ताकि उसे सभी धर्मों पर प्रभुत्व प्रदान करे, और गवाही के लिए तो अल्लाह ही पर्याप्त है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वे काफिरों के लिए अत्यंत कड़े और आपस में अत्यंत दयालु हैं। तुम उन्हें देखोगे कि ईश्वर के समक्ष झुके हुए और नतमस्तक होकर अपने पालनहार से अनुग्रह और दया व कृपा के इच्छुक हैं। अत्यधिक सजदों के कारण उनके चेहरों पर सजदों के चिन्ह हैं। उनकी यही विशेषता तौरात में है और उनकी यही विशेषता इंजील में है। जैसे कोई खेती हो जो पहले अपना अंकुर निकाले, फिर उसे सशक्त बनाए, फिर वो मोटी हो जाए और अपने तने पर सीधी खड़ी हो जाए, कि जो खेती करने वालों को भाने लगे ताकि उनके माध्यम से काफिरों को जलाया जाए। और उनमें से जो लोग ईमान लाए और अच्छे कर्म करते रहे, उनसे अल्लाह ने क्षमा और महान प्रतिफल का वादा किया है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज बुधवार है। इस वन की 17, शाबान की 15 और मार्च की 8 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम हजरत इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के शुभ जन्म दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे और अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल। अब आप सैयद मीसम से विश्व समाचार सुनिए। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरानी राष्ट्रपति का कहना है कि दुश्मन ईरानी जनता में निराशा पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने क्षेत्र में इसराइल की उपस्थिति को गंभीर खतरा बताया है। ईरान और इराक को आपस में लड़ाने की जर्मनी की कोशिश की तेहरान ने कड़ी आलोचना की है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंच गए हैं। अब आप विस्तार से विश्व समाचार सुनिए। ईरानी राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि दुश्मन ईरानी जनता में निराशा पैदा करने की असफल कोशिश कर रहा है। खुफिया मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से बात करते हुए राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि आज देश की सारी ऊर्जा और संपत्ति खतरे में है। उन्होंने दुश्मन के हाइब्रिड युद्ध और अशांति फैलाने की कोशिशों का जिक्र किया और कहा कि दुश्मन जनता की सोच और चिंताओं को बदलना चाहता है। राष्ट्रपति ने और सटीक धारणा, साथ ही संज्ञात्मक प्रभुत्व और खुफिया श्रेष्ठता दुश्मन के मौजूदा हाइब्रिड युद्ध का सामना करने के लिए आवश्यक है। सैयद इब्राहिम रईसी ने देश के कुछ स्कूलों में स्वास्थ्य समस्याओं की ओर इशारा करते हुए तथ्यों तक पहुंच के महत्व और दुश्मन द्वारा संभावित हमलों की भविष्यवाणी करने और रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। ज्ञात रहे कि पिछले कुछ दिनों में ईरान के कुछ शहरों के स्कूलों में छात्रों के बीच जहर खुरानी के मामले सामने आए हैं और संबंधित संस्थान इन मामलों की जांच कर तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि काकिशस क्षेत्र में इसराइल की उपस्थिति क्षेत्र के लिए एक चुनौती है। बुधवार को अंकारा में अपने तुर्क समकक्ष मौलूद चावशोगलू के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा, ईरान सभी पक्षों को चेतावनी देता है कि वो इसराइल पर नजर रखें और काकिशस में उसे पैर जमाने का मौका नहीं दें। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तरी इराक स्थित आतंकवादी गुट ईरान और तुर्की दोनों देशों के लिए समान रूप से खतरनाक हैं।
ईरानी विदेश मंत्री का कहना था कि इराक के कुर्दिस्तान इलाके में सक्रिय आतंकवादी और इसी तरह से अफगानिस्तान से दाइश का खतरा हमारी संयुक्त चिंताओं में से है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि आतंकवाद को अच्छे और बुरे में नहीं बांटा जा सकता, बल्कि वो जिस रूप में भी हो खतरनाक है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए तुर्क विदेश मंत्री ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ईरान का आभार जताया और कहा कि तेहरान ने भूकंप पीड़ितों के लिए जमीनी और वायु दोनों मार्ग से सहायता सामग्री भेजी। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें दोनों देशों में मिलाकर 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ईरानी विदेश मंत्री भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा करने और तुर्क अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए अंकारा की यात्रा पर हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि तेहरान राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए बातचीत को परिणामदायक बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने तेहरान में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि ईरान कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर मजबूती से खड़ा है और बातचीत से पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिकियों और पश्चिमी देशों को यह स्पष्ट कर दिया है कि रेड लाइनों का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय हितों को पूरा करना और एक ऐसा समझौता प्राप्त करना जिसका सभी पक्ष पालन करते हैं, ईरान के एजेंडे में शामिल है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इराक की राजधानी बगदाद में जर्मन विदेश मंत्री अन्नालेना बारबक के ईरान विरोधी बयान की कड़ी आलोचना की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि जर्मन विदेश मंत्री ने यह बयान तेहरान और बगदाद के संबंधों को खराब करने के मकसद से दिया है। मंगलवार को बारबक ने बगदाद की अपनी यात्रा के दौरान ईरान से मांग की थी कि वो इराक में मिसाइल हमले करना बंद करें, क्योंकि इस तरह के हमलों से नागरिकों और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है। बुधवार को कनानी ने जर्मन विदेश मंत्री के इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि बारबक को पूर्व में जर्मन सरकार द्वारा इराक और ईरान के साथ किए गए शर्मनाक व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए और वो इस तरह के निराधार दावों से जर्मनी के अपराधों के इतिहास पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही हैं। ईरान इराक युद्ध के दौरान जर्मनी ने पूर्व तानाशाह सद्दाम का समर्थन किया था और सद्दाम शासन को रासायनिक हथियारों की आपूर्ति की थी, जिसे उन्होंने निहत्थे ईरानी और इराकी नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जर्मनी ने आज भी कई आतंकवादियों और अलगाववादियों को शरण दे रखी है, जिनके हाथ ईरानी और इराकी नागरिकों के खून से रंगीन हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 4 दिन की भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंच गए हैं। अहमदाबाद पहुंचने पर उन्होंने ट्वीट किया, भारत में शानदार स्वागत, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण दौरे की शुरुआत। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये अल्बनीज की है। अहमदाबाद पहुंचने पर उन्होंने ट्वीट किया, भारत में शानदार स्वागत। अहमदाबाद पहुंचने के बाद सबसे पहले मती आश्रम में पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 10 मार्च को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। गुरुवार को अल्बनीज और भारत के प्रधानमंत्री अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच भी देखेंगे। अल्बनीज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे और फिर हैदराबाद हाउस में उनकी मोदी से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वे भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक साझेदारी के अंतर्गत सहयोग के क्षेत्रों पर बैठक भी करेंगे। गौरतलब है कि बुधवार की शाम अहमदाबाद स्थित राजभवन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने एक होली समारोह में भी शिरकत की। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति के बारे में एक चिंताजनक विवरण सामने आया है। राज्य में युवा श्रम भागीदारी दर कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से लगातार गिर रही है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.2% है, जो पूरे भारत के औसत 7.1% से काफी कम है। श्रम बल भागीदारी दर कामकाजी उम्र की आबादी में उन लोगों की संख्या को मापती है जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
या काम की तलाश कर रहे हैं। घटती हुई श्रम बल भागीदारी दर बताती है कि लोग पूरी तरह से कार्यबल से बाहर हो रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने लिए रोजगार के कोई अवसर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गुलिस्तान इलाके के पास मंगलवार को हुए एक विस्फोट में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह धमाका ढाका के नॉर्थ साउथ रोड के सिद्दीकी बाजार में शाम करीब 5 बजे हुआ, जब बाजार में लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। घायलों को ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट के बाद एक 7 मंजिला इमारत का मलबा आसपास के इलाके में बिखर गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि सड़क से गुजर रही एक बस के तमाम शीशे टूटकर बिखर गए और उसमें सवार कई यात्री घायल हो गए। फायर सर्विसेज कंट्रोल रूम के अधिकारी राशिद बिन खालिद का कहना था कि विस्फोट की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची फायर सर्विसेज की टीम ने वहां से 4 शव बरामद किए और कई घायलों को बचाया। इस बीच ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निदेशक ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद नजमुल हक ने बताया कि उन्होंने कम से कम 6 शव देखे हैं। अस्पताल में फिलहाल 100 लोगों का इलाज चल रहा है। उन्होंने मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई। बांग्लादेश में बीते 1 महीने के दौरान ढाका समेत विभिन्न शहरों में कई विस्फोट हो चुके हैं, लेकिन ऐसे तमाम मामलों में जमी हुई गैस को ही विस्फोट की वजह बताया जा रहा है। इनमें से कुछ घटनाओं की जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है। अब तक जितनी जांच रिपोर्ट सामने आई है, उनमें विस्फोट के लिए मूल रूप से इमारत या संस्थान के मालिकों को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। फायर सर्विसेज का दावा है कि आम लोगों के सचेत नहीं रहने के कारण ही बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सीरिया के परिवहन मंत्रालय ने बताया है कि अलेप्पो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ज़ायोनी शासन के युद्धक विमानों के हमले के कारण इस देश के भूकंप पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचने में देरी हुई है। सीरिया के परिवहन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ज़ायोनी शासन के हालिया हवाई हमले के परिणाम स्वरूप अलेप्पो के हवाई अड्डा सेवा से बाहर हो गया और इस देश के भूकंप पीड़ितों के लिए विदेशी सहायता के आगमन में देरी हो रही है। रशिया टुडे समाचार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के परिवहन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन कंपनी के बयान में कहा गया है कि भूकंप में मदद के लिए अलेप्पो से सहायता विमानों और अन्य अनुसूचित उड़ानों की लैंडिंग को दमिश्क और लताकिया एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट कर दिया गया। बयान में सीरियाई यात्रियों से एयरलाइंस और उनके संबंधित कार्यालयों से यात्रा और उड़ान के नए कार्यक्रम हासिल करने की अपील की गई है। सऊदी क्राउन प्रिंस खेल और मनोरंजन कार्यक्रमों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, देश की सत्ता पर कब्जा करने और अपनी योजनाओं को व्यावहारिक करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी नागरिकों का ध्यान समाज की समस्याओं से हटाने के लिए खेल और मनोरंजन कार्यक्रमों को एक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। सऊदी लीग के अनुसार मोहम्मद बिन सलमान ने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सऊदी अधिकारियों से कहा है कि खेल और मनोरंजन पर देश के संसाधनों को बड़ी मात्रा में खर्च करें ताकि सत्ता में उनकी स्थिति मजबूत हो। सऊदी सरकार पर अक्सर जनता का ध्यान मानवाधिकारों के हनन के मुद्दे से हटाने के लिए खेल और मनोरंजन का उपयोग करने की कोशिश करने का आरोप लगता रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का अत्यधिक प्रभाव व्यक्तिगत रचनात्मकता के अवसरों को रोकना है और निजी क्षेत्र और देश की विकास दर में ठहराव की ओर ले जाता है। कतर द्वारा 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है, जिसकी वजह से पड़ोसी देश सऊदी अरब खेल आयोजनों पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। राजनीतिक चर्चा। दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे संसार के अंतिम मुक्तिदाता के शुभ जन्म दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में हो रहे जश्न के बारे में। आप पर दुरूद और सलाम है मेरे इमाम, है मेरे इमाम। और फिर बात करेंगे फ्रांस में आम हड़ताल से दिन प्रतिदिन खराब होते हालात के बारे में। Ils vont chez McDo contre le capitalisme et après on va bouffer chez McDo। और अंत में चलेंगे भारत, जहां कश्मीर में 15 शाबान के शुभ मौके पर जश्न मनाया जा रहा है और रैलियां निकाली जा रही हैं। या मौला या मौला या मौला। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 15 शाबान के मौके पर पवित्र नगर करबला में उमड़े श्रद्धालुओं के जन सैलाब और संसार के अंतिम मुक्तिदाता के जल्द ज़हूर के लिए हो रही दुआओं के बारे में। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं पवित्र नगर करबला से IRIB के संवाददाता जलाल खालिदी हमारे साथी सैयद मीसम की आवाज में। आप पर दुरूद और सलाम है मेरे इमाम, है मेरे इमाम। दुनिया भर में संसार के अंतिम मुक्तिदाता हजरत इमाम मेहदी के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर जश्न का माहौल है। ईरान के पवित्र नगर मशहद और कुम समेत सभी बड़े छोटे शहरों, गांवों और इलाकों में लोग जश्न मना रहे हैं। साथ ही संसार के अंतिम मुक्तिदाता के जल्द प्रकट होने की दुआ कर रहे हैं। वहीं इराक के पवित्र नगर करबला का नज़ारा पूरी तरह अलग है। इराक समेत दुनिया भर के लाखों की संख्या में श्रद्धालु वक्त के इमाम और संसार के अंतिम मुक्तिदाता का शुभ जन्म दिवस मनाने के लिए करबला पहुंचे हैं। इमाम मेहदी के चाहने वालों ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के पास 1179 दियों को रोशन करके अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही संसार के अंतिम मुक्तिदाता के ज़हूर के लिए दुआएं की। करबला पहुंचे एक ईरानी श्रद्धालु का कहना है कि हम मुसलमान, विशेषकर शिया मुसलमान, जो सबसे ज्यादा दुआ करते हैं वो है इमाम मेहदी के जल्द प्रकट होने की दुआ। हमारी दिली तमन्ना है कि हम अपने इमाम के ज़हूर को अपनी आंखों से देखें और वास्तविक इस्लाम के परचम को दुनिया भर में लहराएं। इराक में 15 शाबान का जश्न केवल शिया मुसलमानों से विशेष नहीं है। दुनिया भर के आम मुसलमान 15 शाबान की रात को गुनाहों से तौबा की रात, खुशियां बांटने की रात, दुआ कबूल होने की रात, शिफात की रात और नरक की आग से बचने की रात के रूप में मनाते हैं। यही वजह है कि अधिकांश इराकी जनता हर साल 15 शाबान की रात को नमाज और दुआ में बिताते हैं और अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं। करबला में मौजूद इराकी श्रद्धालुओं का कहना है कि 15 शाबान की रात और दिन दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, जब लोग अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और अपने ईमान की मजबूती के लिए दुआ करते हैं। ये ऐसा वक्त है कि जब न शिया और न सुन्नी कोई अंतर नहीं होता, सब बस अपने पालनहार के सामने एकजुटता के साथ दुआ कर रहे होते हैं। मुसलमानों का विश्वास है कि 15 शाबान की रात और दिन ऐसा मौका होता है कि जब अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला होता है और अल्लाह लोगों की दुआओं को कबूल कर रहा होता है। पवित्र से IRIB के लिए जलाल खालिदी की रिपोर्ट।
और अब चर्चा करते हैं फ्रांस में मचे हाहाकार के बारे में। मैक्रां सरकार द्वारा इस देश की पेंशन नीति में किए गए बदलाव के बाद से पूरे फ्रांस में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हर ओर प्रदर्शन और हड़ताल का माहौल है। आम जीवन बुरी तरह प्रभावित है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पेरिस से IRIB के संवाददाता शहसवार हुसैनी, हमारे साथी अख्तर अब्बा। Ils vont chez McDo contre le capitalisme et après on va bouffer chez McDo. इन दिनों सभी फ्रांसीसी टीवी चैनलों, यहाँ तक कि गैर समाचार चैनल भी पेंशन में हुए बदलाव के मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अजीब बात यह है कि 67% लोगों के विरोध के बावजूद फ्रांस सरकार अब भी अपने बिल पर अड़ी हुई है। यूनियनों द्वारा मंगलवार 7 मार्च से व्यापक और राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू होने की घोषणा के बावजूद विभिन्न विभाग के कर्मचारी एक दिन पहले ही सड़कों पर आ गए हैं। Le gouvernement ne résout pas le problème de la dette. Or, on sait très bien que le départ c'est ça. प्रदर्शनकारी एक ट्रेन ड्राइवर का कहना है कि सरकार अपने बजट घाटे की इस तरह भरपाई करना चाहती है। मुझे इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार का तरीका गलत है। अगर सरकार को अपने घाटे की भरपाई करनी है तो अमीरों और उद्योगपतियों का टैक्स बढ़ाकर करे, न कि सेवानिवृत्तों पर दबाव बनाकर। इस बीच यूनियनों ने आर्थिक, शैक्षिक, परिवहन और सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों से मंगलवार और आने वाले दिनों में काम बंद करने और मैक्रों सरकार पर पेंशन संबंधित नई नीति को वापस लेने के लिए दबाव बढ़ाने का आह्वान किया है। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम पूरी तरह काम ठप कर देंगे। वहीं जनता की राय को प्रभावित करने के उद्देश्य से फ्रांस सरकार के प्रवक्ता ओलिवियर वेरान ने इन कर्मचारियों की हड़ताल को फ्रांस के सर्वनाश की संज्ञा दी है। इस हड़ताल और विरोध आंदोलनों में सड़क परिवहन नेटवर्क, वायु सेवा, बस परिवहन, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक सेवाओं और सुपरमार्केट से संबंधित लोग भाग ले रहे हैं। Elle s'est faite sous la forme d'une augmentation d'une taxe. एक रिटायर महिला कर्मचारी का कहना है कि सरकार पहले से ही सेवानिवृत्तों की पेंशन पर टैक्स का भार बढ़ा चुकी है और साथ ही सार्वजनिक सुविधाओं में भी कटौती कर रही है। अब रिटायरमेंट की आयु में वृद्धि करना चाहती है, जिसका सभी एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और गैसोलीन तथा डीजल रिफाइनरियों के साथ साथ रेल और मेट्रो परिवहन नेटवर्क के कर्मचारियों की अक्षय हड़ताल है, जो फ्रांसीसियों के लिए एक डरावना सपना बन गया है। मैक्रों की सरकार की नीतियों के विरोध में आज भी फ्रांस के 250 बड़े और छोटे शहरों में देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं फ्रांस के मेट्रो स्टेशनों पर पड़े तालों और आम लोगों को यात्रा में हो रही समस्या ने इस देश की जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। पेरिस से IRIB के लिए शहसवार हुसैनी की रिपोर्ट। और भारत का भारत पर शासित कश्मीर में संसार के अंतिम मुक्तिदाता हजरत इमाम मेहंदी अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ के हर ओर जश्न का आयोजन हुआ और बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गईं। इस मौके पर जो सबसे खास बात रही वो थी मुसलमानों के बीच एकता बनाए रखने की अपील। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन। भारत प्रशासित कश्मीर में आज इमाम मेहदी अजलल्लाह ताला फरजह शरीफ के जन्म दिवस के हवाले से बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सेंट्रल इस अवसर पर रैलियां निकाली गई, जिस संख्या के साथ साथ छोटे छोटे बालकों ने भी वो मदहखानी कर देखने के काबिल था। मौला मौला या मौला या मौला या मौला महदी। अल्लाह ताला फरजह शरीफ के जिंदगी आली इस अवसर पर धार्मिक नेताओं ने कहा,
इस बीच शब बारात के हवाले से पूरी गाठी अज़कार की महफिल आरास्ता हुई। श्रीनगर के सुनवार में एक ऐसी धर्मों के धार्मिक नेताओं ने लोगों पर एकता के साथ आगे बढ़े। मौलाना खज़र विश्व भर में मुसलमानों की पस्ती का जो सबब है ना इत्तेफाकी है। उन्होंने लोगों पर बल दिया कि वो एकजुट हो जाए। उन्होंने ताकतों ने मुसलमानों को एकजुट होने नहीं दिया और वो ये चाहते हैं कि तकसीम दर तकसीम इनको किया जाए। उन्होंने कहा कि मसलक के नाम पर हम लोगों को एक दूसरे से लड़वाया जा रहा है, परंतु मेरी लोगों से ये विनती है कि वो इसका मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि विश्व में अगर मुसलमानों को अपना लोहा मनवाना है तो उन्हें चाहिए कि वो एकता के साथ आगे बढ़े। सिफ्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर। दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का ये दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओ, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। एक विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, के 12वें इमाम हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए। हर पतझड़ के बाद बहार है। जिस तरह से बहार में प्रकृति हरी भरी और ताज़ा हो जाती है, उसी तरह इस दुनिया की बहार मोक्षदाता के प्रकट होने का काल है। निस्संदेह हजरत इमाम मेहदी के प्रकट होने का समय मानव इतिहास का सबसे स्वर्णिम दौर होगा। ये ऐसा जमाना होगा जब ईश्वर द्वारा किया गया वादा पूरा होगा और भले लोग शासन करेंगे। भले लोगों का शासन होगा और लोग न्याय के मीठे स्वाद का अनुभव करेंगे। इस काल में विश्व में न्याय और ईश्वरवाद का बोलबाला होगा। मानव बुद्धि परिपक्व हो जाएगी और सदाचार अपने चरम पर पहुंच जाएगा। शिया मुसलमानों के 12वें और इस धरती पर अंतिम इमाम हजरत मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम का जन्म 15 शाबान 255 हिजरी को सामर्रा शहर में हुआ था। उनके शुभ जन्म से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मासूम इमामों की वो भविष्यवाणी दुरुस्त साबित हुई जो उन्होंने 2 शताब्दियों पहले की थी। 12वें इमाम का नाम और उपनाम पैगंबर इस्लाम के नाम मोहम्मद और उपनाम अबुल कासिम पर। उनकी गैबत या नजरों से ओझल रहने के दौर में उन्हें विभिन्न उपनामों जैसे इमाम जमाना, बकियतुल्लाह, खलफ साले इत्यादि बारिश की गई है। उनके पिता अलैहिस्सलाम और माँ का नाम, उनकी माँ रोम के सम्राट की बेटी थी। नरजिस खातून एक शाही परिवार में थी। इसके बावजूद बचपन से ही थी। जब उनकी शादी की उम्र हुई तो उनके दादा ने अपने भतीजे से उनकी शादी कराने के लिए एक बहुत ही शानदार और भव्य समारोह का आयोजन किया। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना के कारण महल हिल गया, जमीन पर गिर पड़े। स्वयं सम्राट और उसका भतीजा पर गिर गए। वरिष्ठ ज्योतिषियों में से एक ने सम्राट से कहा, भगवान के क्रोध और समारोह के अंत का संकेत है। उसका कि सीजर के दूसरे भतीजे से शादी के लिए एक ऐसे ही समारोह का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार भी वैसे ही घटना होकर महल से बाहर निकल गए। सम्राट वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी पोती इस घटना से खुश थी। उस रात को मलिका ने एक सपना देखा कि पैगंबर इस्लाम उनका निकाह शिया मुसलमानों के 11वें इमाम हजरत इमाम हसन अस्करी के साथ पढ़ रहे हैं। उसके बाद से उनके दिल में इमाम हसन अस्करी के प्रति श्रद्धा और प्रेम जाग उठा। वे उनकी मोहब्बत में इतना डूब गईं कि खाना पीना तक छोड़ दिया। दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती गई, यहाँ तक कि वैद्यों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर निराशा जता दी। आखिरकार रोम के वो बंदी जो मुसलमानों के हाथों बंधक बनाए गए थे का भी शामिल थीं। इमाम हसन अस्करी के आदेशानुसार बशर बिन सुलेमान नामक शख्स ने उन्हें खरीद लिया और समर्रा रवाना कर दिया।
सामरा में जैसे ही उनकी नजर इमाम हसन अस्करी के चेहरे पर पड़ी, उनको लगा जिसमें उन्होंने पैगंबर इस्लाम को देखा था। हज़रत इमाम मेहदी पर विश्वास सिर्फ शिया मुसलमानों से विशेष नहीं है। सभी मुसलमान, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, इस पर सहमत हैं कि अंतिम दौर में पैगंबर इस्लाम का अंतिम वारिस और उत्तराधिकारी पूरी दुनिया पर शासन करेगा और दुनिया को पूर्ण रूप से अत्याचार और अपराध मुक्त कर देगा। मुसलमानों के अलावा भी दूसरे धर्मों के मानने वाले अंतिम मुक्तिदाता पर विश्वास रखते हैं, लेकिन मुसलमानों की विशेषता यह है कि वो इस मुक्तिदाता को उसके नाम और गुणों से पहचान। उनका मानना है कि वो पैगंबर इस्लाम का वंशज है और ईश्वरीय आदेशानुसार एक दिन जरूर प्रकट होगा। ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई के धर्म मोक्ष दाता के प्रकट होने पर बल देते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म ने मोक्ष दाता के जन्म की तिथि और उसके नाम को निर्धारित एवं स्पष्ट कर दिया है। उनका नाम मेहदी है। वे पैगंबर इस्लाम के परिवार से और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। वरिष्ठ नेता का कहना है कि हम इतना ही जानते हैं कि पवित्र वजूद ईश्वर के वादे को साकार करता है। हम इतना ही जानते हैं कि शज धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि लोगों के बीच जीवित है, मौजूद है, लोगों के बीच ही जीवित करता है, लोगों को देखता है, उनके साथ रहता है, होता है। जो लोग भाग्यशाली हैं वे कुछ हैं लेकिन उसे पहचान नहीं पाते। वो मौजूद है, एक वास्तविक इंसान है जिसके नाम और माँ बाप की पहचान स्पष्ट है और लोगों के बीच रहता है। यह हम शियों के विश्वास की विशेषता है। कुछ लोग इमाम के प्रकट नहीं होने को उनका उपस्थित नहीं होना मानते हैं, जबकि वे जानते हैं कि हजरत अली इस संदर्भ में फरमाते हैं, जब मेरे वंश से अदृश्य इमाम नजरों से ओझल हो जाएगा तो लोगों का एक समूह सोचेगा कि ईश्वरीय मार्गदर्शक अब नहीं है और इमामत समाप्त हो गई है। अली के ईश्वर की सौगंध, उस समय ईश्वरीय मार्गदर्शक उनके बीच होगा, उनकी गलियों और बाजारों में चलेगा। वो लोगों को देखता है लेकिन लोग निर्धारित समय और दिन तक उसे नहीं देख सकेंगे। वास्तविकता यही है कि इमाम उपस्थित हैं, लेकिन लोग अपने पापों एवं उपेक्षा के कारण इमाम की उपस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि ऐसे इमाम के अस्तित्व या उपस्थिति का क्या लाभ कि जो लोगों की पहुंच में नहीं हो और लोग उसकी उपस्थिति से लाभ नहीं उठा सकें। यद्यपि ये कोई नया सवाल नहीं है, बल्कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही उठता रहा है। पैगंबर इस्लाम से पूछा गया, अदृश्य काल में इमाम मेहदी के अस्तित्व का क्या लाभ है? हजरत ने फरमाया, लोग उस अदृश्य इमाम के अस्तित्व से लाभान्वित होंगे जैसे कि बादलों के पीछे छुपे सूर्य से लाभान्वित होते हैं। इस पवित्र कथन का सरल मतलब यह है कि जिस प्रकार बादलों के पीछे छुपा हुआ सूर्य समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान करता है और अगर वो नहीं होगा तो वे नष्ट हो जाएंगे, उसी तरह इमाम यद्यपि पर्दे के पीछे हैं और अदृश्य हैं, लेकिन उनका अस्तित्व समस्त जीव जंतुओं एवं प्राणियों के मोक्ष का कारण है। हजरत मेहदी बादलों के पीछे उनके अस्तित्व की आध्यात्मिक किरणें सभी को ऊर्जा प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार के लाभ हैं, जैसे कि विश्व स्तर पर इस्लाम की प्रभावी और सक्रिय उपस्थिति। फ्रांसीसी इस्लामवेद हेनरी कार्वन कहते हैं, मेरा मानना है जिसने ईश्वर और लोगों के बीच ईश्वरीय मार्गदर्शन के संबंध को हमेशा जीवित रखा है और नेतृत्व के विषय को लगातार स्थापित किए रखा है। यहूदी धर्म ने ईश्वर और लोगों के बीच एक वास्तविक संबंध को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर खत्म कर दिया और उसके बाद हजरत ईसा और हजरत पैगंबर मोहम्मद पर विश्वास नहीं किया। परिणाम स्वरूप ईश्वर और सृष्टि के बीच का संबंध टूट गया। ईसाई धर्म भी हजरत ईसा तक आकर रुक गया। इस्लाम में और विशेष रूप से शिया मत में इस्लाम की नबुव्वत के साथ ईश्वर और इंसानों के बीच वही या आकाशवाणी का सिलसिला टूट गया है, लेकिन विलायत या अंतिम ईश्वरीय दूत के उत्तराधिकारी का सिलसिला जारी रहा है।
ये मार्गदर्शन की निरंतरता है जो ईश्वरीय दूत के बाद भी हमेशा के लिए जारी रहेगी। इस्लामी ग्रंथों में उल्लेख है कि अगर इमाम का अस्तित्व नहीं होगा तो धरती अपने वासियों को उनके अधिक पापों के कारण निगल लेगी और जीवन का सिलसिला समाप्त हो जाएगा। ईश्वर अपने दूतों एवं इमामों के कारण धरती से इस प्रकोप को दूर कर देता है और अल्लाह के बंदों को मुक्ति पाने एवं उत्कृष्टता तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जो चीज मेरी उम्मत अर्थात अनुयायियों की सुरक्षा का कारण है वो मेरे परिजन हैं। अगर मेरे परिजन लोगों के बीच न रहें तो ईश्वरीय प्रकोप लोगों को नष्ट कर देगा। हाँ, इमाम मेहदी का इंतजार उस शक्तिशाली ईश्वरीय प्रतिनिधि का इंतजार है जो आएगा और पीड़ित और अत्याचारग्रस्त लोगों की सहायता से अत्याचार और जुल्म को मिटा देगा। उसके आने के बाद सत्य की जीत होगी और न्याय की स्थापना होगी। वरिष्ठ नेता इस बिंदु पर बल देते हैं कि इंतजार का मतलब हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना नहीं है कि सब काम खुद ही हो जाएंगे। इंतजार का मतलब है सक्रियता और तैयार रहना। मानवता के मुक्तिदाता के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने वाले समस्त लोगों, विशेषकर सभी श्रोताओं को हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई पेश करते हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम आज कल। आज कल। दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम दुनिया के सबसे खतरनाक काम पत्रकारिता के विषय पर चर्चा करेंगे। स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। पत्रकारिता दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों और सबसे जोखिम भरे कामों में से एक है। निश्चित रूप से घातक काम है। आंकड़ों और समाचारों पर नजर डालने से पता चलता है कि दुनिया के कई पत्रकार जीवन सुरक्षा का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं और पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस कार्यक्रम में हम 2022 के आंकड़ों की समीक्षा करते हैं, जिसमें पत्रकारों की जान को होने वाले खतरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI ने एक बयान जारी कर घोषणा की कि पिछले साल ड्यूटी के दौरान 65 पत्रकारों और प्रेस कर्मियों की मौत हो गई थी। इस संस्था ने पिछले साल मारे गए पत्रकारों की संख्या 45 घोषित की थी और पत्रकारों की मौत की संख्या में वृद्धि के लिए मैक्सिको और यूक्रेन में दर्ज मामलों की ओर इशारा किया गया है। इस बयान के मुताबिक 2022 में मैक्सिको में 14 और यूक्रेन में 9 पत्रकार मारे गए। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2022 में पत्रकारों और मीडिया स्टाफ की हत्या के अपराध में तकरीबन 50% की बढ़ोतरी हुई है। यानी अगर देखा जाए तो हर चौथे दिन एक पत्रकार की हत्या हुई है। यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अज़ोले ने कहा है, मारे गए पत्रकारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि खतरनाक है और अधिकारियों को इन अपराधों की सीमा निर्धारित करने और अपराधियों को दोषी ठहराने के अपने प्रयासों को दुगना कर देना चाहिए। रिपोर्टों के अनुसार इनमें से आधे पत्रकारों को तब निशाना बनाया गया जब वे ड्यूटी पर नहीं थे।
ये विषय इस तथ्य को दर्शाता है कि संवेदनशील मुद्दों को कवर करते हैं और पत्रकारों के लिए खाली समय में भी कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। 2003 से 2022 के बीच दुनिया में 1668 पत्रकार या प्रतिवर्ष औसतन 80 पत्रकार मारे गए हैं और इराक और सीरिया इस पेशे के लिए सबसे खतरनाक देशों में पहले नंबर पर हैं। गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने घोषणा की है कि सीरिया और इराक में पिछले 20 वर्षों के दौरान जहां जंग हो रही है 578 पत्रकार मारे गए, जो मारे गए कुछ पत्रकारों की संख्या का 1/3 से अधिक है। इन दोनों देशों के बाद 125 पत्रकारों के साथ मैक्सिको, 107 के साथ फिलीपींस, 93 के साथ पाकिस्तान, 81 के साथ अफगानिस्तान और 78 पत्रकारों के साथ सोमालिया का क्रमशः नंबर आता है। मारे गए पत्रकारों में 95% से अधिक पुरुष हैं। पिछले 2 दशकों के दौरान अंधकारमयी साल 2012 और 2013 की ओर लौटते जाते हैं और जब सीरिया में संघर्ष के कारण क्रमशः 144 और 142 पत्रकार मारे गए थे। इन 2 वर्षों के बाद धीरे धीरे शांति बनी रही और 2019 के बाद से हमने मौतों की संख्या कम देखी है। हालांकि यूक्रेन में युद्ध के प्रकोप के साथ मरने वालों की संख्या 2022 में फिर से बढ़ने लगी और 58 पत्रकार ड्यूटी के दौरान मारे गए। विश्व स्तर पर युद्ध क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्षों को कवर करने वाले पत्रकार मारे गए हैं, लेकिन गैर युद्धक क्षेत्रों में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार की जांच के कारण भी पत्रकारों की संख्या अधिक मारी गई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन ने घोषणा की है कि 2022 में मारे गए पत्रकारों में से आधे अमेरिका यानी मैक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया, होंडुरास के हैं, जबकि यह साबित करता है कि आज ये देश मीडिया के लिए सबसे खतरनाक देश बन गए हैं। पिछले साल एशिया और प्रशांत क्षेत्र में पत्रकारों की 16 हत्याएं और पूर्वी यूरोप में 11 हत्याएं दर्ज की गई। पिछले साल पत्रकारों के लिए सबसे घातक देश मैक्सिको जहां 19 हत्याएं, यूक्रेन जहां 10 हत्याएं और हैती में 9 हत्याएं दर्ज की गई थी। बहरीन प्रेस एसोसिएशन ने 2022 के दौरान बहरीन में पत्रकारों, मीडिया कर्मियों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हत्या के लगभग 41 मामले दर्ज किए हैं। एसोसिएशन ने एक बयान में घोषणा की है कि फरवरी 2011 के मध्य से दिसंबर 2022 तक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत के बाद से दर्ज मीडिया सदस्यों के अधिकारों के उल्लंघन की कुल संख्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले लगभग 1811 तक बढ़ गए। इस बयान में ये कहा गया है कि इस समय पूछताछ और गिरफ्तारी के 17 मामले, न्यायिक कार्रवाई के 9 मामले, विभिन्न तरीकों से उल्लंघन के 15 मामले और बार बार आरोप लगाने के 4 मामले, जिनमें कानूनी संस्था का अपमान करना, झूठी खबरें फैलाना, धार्मिक गतिविधियों का अपमान करना और अपमान और बदनामी दर्ज की गई है। बहरीन प्रेस एसोसिएशन ने आले खलीफा शासन से उन सभी फोटोग्राफरों, मीडिया कर्मियों और कार्यकर्ताओं को तुरंत और बिना शर्त रिहा करने का आह्वान किया है, जिन्हें उनकी पेशेवर गतिविधियों या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। बहरीन प्रेस एसोसिएशन ने मीडिया और प्रेस कर्मियों की मनमानी गिरफ्तारियों और उनके न्यायिक ट्रायल को भी बंद करने की मांग की है।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने घोषणा की है कि बहरीन के अधिकारी पत्रकारों की जासूसी कर रहे हैं और उनके काम पर कई प्रतिबंध लगा रहे हैं, उन्हें जानकारी सेंसर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस संगठन ने आगे कहा है कि 2022 में बहरीन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 में से 167 स्थान पर है और बहरीन के अधिकारी कई मुद्दों पर पत्रकारों और मीडिया के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाते हैं। बहरीन में कई पत्रकारों को बहरीन में वर्तमान हालात और प्रदर्शनों, क्रूर गिरफ्तारियों और इस देश के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के उल्लंघन को कवरेज करने के अपने पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शासकों द्वारा कैद और प्रताड़ित किया जाता है। बहरीन में 2011 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद से हजारों प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों और मीडिया कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से कुछ लोगों को सामूहिक परीक्षणों के लिए लंबी जेलों की सजा भी सुनाई गई है। हाल ही में फिलिस्तीनी पत्रकारों का समर्थन करने वाली समिति ने बताया कि ज़ायोनी शासन ने 2022 में फिलिस्तीन में प्रेस के खिलाफ 1300 उल्लंघन किए हैं, जिसमें अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू आकेला की शहादत भी शामिल है। इन परिणामों से पता चलता है कि फिलिस्तीनी पत्रकारों की रक्षा की समिति ने, जिसे अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मीडिया की स्वतंत्रता पर ज़ायोनी शासन द्वारा जानबूझकर किए गए हमलों को एक खतरनाक वृद्धि के रूप में वर्णित किया गया है। इन उल्लंघनों में हत्याएं, 85 गिरफ्तारियां, 4 निर्वासन, साथ ही फिलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायोनी शासन के चल रहे अपराधों को कवर करने वाले प्रेस के सदस्यों को निशाना बनाना और उन्हें अपमानित करना भी शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ायोनी सेना ने पत्रकारों को मानव ढाल के रूप में भी इस्तेमाल किया है। पिछले साल प्रेस के खिलाफ ज़ायोनी शासन के हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनी मीडिया संस्थान और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंधों का उल्लेख कर सकते हैं। साथ ही पत्रकारों को काम करने से रोकने और उनके उपकरण जब्त करने के 242 मामले सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में युद्ध की गोलियों और शारीरिक हमलों के साथ पत्रकारों को सीधे निशाना बनाने के 215 मामले दर्ज किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप ज़ायोनी कब्जे वाली ताकतों द्वारा फेंकी गई जहरीली गैस के कारण दम घुटने के अलावा गंभीर चोटें आईं। 2022 में पत्रकारों के खिलाफ ज़ायोनी शासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शिरीन अबू आकिला की शहादत है, जिन्हें 11 मई को जेनिन में ज़ायोनी सैनिकों द्वारा हमले की खबर कवर करने के दौरान गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। इस फिलिस्तीनी पत्रकार की शहादत के दृश्य के प्रत्यक्षदर्शियों ने पुष्टि की है कि उन्हें जानबूझकर ज़ायोनी सैनिकों ने गोली का निशाना बनाया। अफगानिस्तान जर्नलिस्ट सेंटर AFJC की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 2022 में मीडिया और पत्रकारों की स्वतंत्रता बुरी तरह से बिगड़ी है। पत्रकारों के लिए हिंसा और खतरों में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ मीडिया के लिए काम करने की जगह भी कम हो गई है। इस रिपोर्ट के नतीजे बताते हैं कि अफगानिस्तान में मीडिया समुदाय की स्वतंत्रता, जो अगस्त 2021 में तालिबान शासन की बहाली से पहले आंशिक रूप से हासिल की गई थी, तेजी से गायब हो रही है। पिछले साल अफगान जर्नलिस्ट सेंटर ने मीडिया और पत्रकारों की स्वतंत्रता के उल्लंघन की कम से कम 260 घटनाएं दर्ज की, जिनमें धमकियां, गिरफ्तारियां और हिंसक व्यवहार शामिल हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 138% बढ़ गए हैं। इस रिपोर्ट के नतीजों से पता चलता है कि कुछ मामलों को छोड़कर इन घटनाओं को प्रशासन या तालिबान से जुड़े व्यक्तियों, विशेष रूप से सुरक्षा और खुफिया कर्मियों द्वारा अंजाम दिया गया था। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर में दर्ज घटनाओं की कुल संख्या में से 119 घटनाओं में पत्रकारों को 1 से कई घंटे तक, दिन और कई महीनों तक अस्थायी रूप से हिरासत में रखा गया था, जिनमें से अधिकांश शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा, बंदी और अपमान का शिकार रहे हैं, जबकि काबुल में लगभग आधे पत्रकारों यानी 58 मामले गिरफ्तारियों के दर्ज किए गए हैं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.